हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 11th का। और हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के जो हमारी बुक थी जिसमें संरचना और भू आकृति, जो सेकंड चैप्टर था उसका हमने जो हिमालय का उत्तरी पर्वतमाला है उसको डिस्कस कर लिया था। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है जो बी पार्ट है। ए पार्ट हमने पढ़ लिया है जो उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय है उसके बारे में। अब बात करते हैं उत्तरी भारत का मैदान। मैदान किसको कहेंगे? कोई भी भूभाग जो पर्वतों जो समतल हो, ठीक है, या जो पर्वतों के नीचे का जो क्षेत्र हो या समुद्र तल से ऊंचा हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? समतल भाग कहेंगे, मैदान कहेंगे। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है मुख्य रूप से नदियों के निक्षेप के जमा होने से बना है। भारत का जो उत्तरी मैदान है नदियों के द्वारा जो साथ लाए अपने साथ भाकर लाए गए अवसाद है उसके निक्षेप यानी जमा होने से बना है। जब वो अलग अलग जगहों पे जमा होता है तो उसकी जो चार जो परिस्थितियां वो पैदा होती है, जिसमें भाबर है, तराई है, खादर है और बंगर है, ठीक है। ये चार चीजें हैं या जो चार जो परिस्थितियां हैं वो पैदा होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भाबर का। भाबर का निर्माण है वो गिरिपादीय जो क्षेत्र है या जहाँ पर पर्वत का जो सिरा होता है, अंतिम सिरा और जो मैदान होते हैं जहाँ से शुरू होते हैं उस क्षेत्र को भाबर का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि आप डायग्राम से इसको इजीली समझ जाओगे, तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि भाबर का कौन सा क्षेत्र होता है। तो जब नदियाँ पर्वतों से बहकर, क्योंकि नदी क्या है हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी की ओर बहती है, मतलब उच्च भाग से निम्न भाग की ओर बहती है, हमेशा पानी होता है। तो जब वो क्या है, जब मैदान के पास यानी जहां पर मैदान का जो सिरा होता है यानी इस भाग को, इसको बोलते हैं गिरिपादी मैदान, ठीक है, इसको गिरिपाद मैदान भी बोलते हैं। किसको बोलेंगे? यानी इस क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में जब नदियां अपने साथ है, क्योंकि उसकी जो गति है जब वो पहाड़ों से निकलती है, यहाँ मैंने बिल्कुल बता दिया, बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ पहाड़ और वहीं से नदी शुरू होगी, ऊंचाई से बहकर आती है, ठीक है, लंबी दूरियां तय करके आती है। तो वो जब मैदान में प्रवेश करती है तो अपने साथ वो क्या लेकर आती है, यानी कंकड़ पत्थर है, कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है, रेत है, इसको लेकर आती है। और वो क्या करती है, क्योंकि उसकी स्पीड है, गति है, वो ज्यादा होती है, तो वो उस साइड से आती है। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ आ जाता है मैदान समतल। तो समतल भूमि आएगी तो वो क्या करेगी, जो जितने भी अपने साथ वो पत्थर लेके आई है, कंकर लेके आई है, उसको अपने साथ वो भाकर नहीं ले जाएगी, वो यहाँ उसको जमा कर देगी, ठीक है। यहाँ जब जमा कर देगी तो जमा करने के बाद क्या नदी है उन कंकर पत्थरों के अंदर से होकर बहेगी, यानी उनके बीच से होकर बहती है नदी। नदी है जो अपने साथ लाई तो उसने क्या करती है, कंकर पत्थर है वो यहाँ जमा करती है। तो वो जब पानी बहेगा तो वो क्या उन कंकर पत्थरों की या तो वो नीचे से बहेगा या उसके क्या साइड में से बहेगा। तो नदी एक टाइम अगर हम वहां दूर से देखेंगे तो उन कंकर पत्थरों में से हमें दिखाई नहीं देगी नदी की वहां कोई नदी है वो बह रही है। तो उस क्षेत्र को, यानी ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, भाबर। यानी ये क्षेत्र क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है, ठीक है। और भाबर है वो मैदान का ही भाग है, ठीक है, और इसको जैसे मैदान बोल दिया। ये चीज आपको समझ में क्लियर होगी कि भाबर किसको कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ लंबाई है, उत्तरी मैदान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा बताना भूल गया आपको कि जिसकी जो लंबाई है लगभग करीबन 32 किलोमीटर है। जो सिंधु का जो क्षेत्र है, यानी जैसे मैंने मैप बना के बताया था आपको लास्ट में लेक्चर में, जो सिंधु नदी है वहां से लेकर, सिंधु नदी से लेकर बीच में गंगा आएगी, गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी है वहां तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। जिसकी गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर है, वो गहराई पाई जाती है। यानी जो मैदान पाया जाता है उसकी गहराई है, और उसकी जो चौड़ाई है ये तो है उसकी गहराई है। किसकी बात की, जो उत्तरी मैदान है उसकी चौड़ाई है करीबन, वो है करीबन 160 से 400 किलोमीटर के लगभग है, इसकी चौड़ाई है वो पाई जाती है, ठीक है। बना किससे है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से बना है भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है। ये इसकी कुछ बेसिक है और इसके 4 पार्ट है वो पाए जाते हैं जो मैंने बताया अभी। फर्स्ट बता दिया, अब सेकंड की बात करते हैं।
तराई का क्षेत्र। तराई का जो क्षेत्र है ये वाला मैं बता देता हूँ, ये है फर्स्ट क्षेत्र जो मैंने बताया, यहाँ पर है पहला भापर। दूसरा कौन सा है, जब नदी यहाँ आती है, यानी दूसरा क्षेत्र ये है जब नदी इस क्षेत्र में आती है, यानी जब कंकड़ पत्थरों के बीच के अंदर से निकल कर है, जब वो यहाँ दिखाई देती है, दोबारा दिखाई देती है, तो इस क्षेत्र में क्या है, जो कांप की मिट्टी होती है या जिसको क्ले बोलते हैं, ये क्या दलदली जो क्षेत्र है वो बन जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में जो गन्ने की खेती है वो अधिकतर है वो होती है। यानी मैं कह देता हूँ कि जो खद्दर, इसके आगे का जो क्षेत्र है वो खद्दर कहलाता है, जहाँ नदियां हर साल अपना बाढ़ का पानी वो पहुंचाती है। उसके बाद चौथा जो क्षेत्र है वो कहलाएगा बांगर, यानी खद्दर के और भापर के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, तराई का क्षेत्र। जहां पर नदियां क्या करती है, भापर क्षेत्र में लुप्त होने के बाद दोबारा दिखाई देती है, कंकड़ पत्थरों में से निकल करके दोबारा है वो दिखाई देने लगती है, और उस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र है वो अधिकतर है वो पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में क्या है, बहुत ज्यादा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अधिक पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर छोटी छोटी जो नालियां हैं, वाहिकाएं हैं, और जो वो भी दिखती हैं। प्राकृतिक वनस्पति से बहुत परिपूर्ण क्षेत्र होता है, बहुत ज्यादा वन्य जीव है, जानवर है, वो इस क्षेत्र में जो तराई क्षेत्र है, दूसरा जो क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्षेत्र है हमारा खद्दर का। खद्दर किसको कहेंगे, खद्दर वो क्षेत्र होता है जहां पर नदियां हर साल, जहां नदियां हर साल बाढ़ का, जहां नदियों का सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हम पढ़ रहे थे खद्दर का और बांगर का। बांगर खद्दर क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, जहां नदियां हर साल बाढ़ का जो पानी है वहां पहुंचता है किसी क्षेत्र में, यानी जहां नदियां हर साल बाढ़ का पानी पहुंचाती है, उस क्षेत्र को हम कहेंगे खद्दर का। और बांगर क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, जहां अभी के समय यानी हर साल नहीं पहुंचाते, कभी पुराने समय में नदी है वहां अपना बाढ़ का पानी वहां पहुंचा सके, या वहां पुराना जलोढ़ का मैदान है पाया जाता हो, ठीक है। इसको खद्दर को बोलेंगे नया जलोढ़ का मैदान, नया जलोढ़ मैदान, और इसको बोलेंगे पुराना जलोढ़ का मैदान, ठीक है, पुराना जलोढ़ का मैदान। पुराना जलोढ़, नया जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ किसको बोलेंगे, नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो जो हर साल बहाकर लाती है तो उसको तो बोलेंगे नया जलोढ़ का मैदान, या जिसको खद्दर बोलेंगे। और जो पुराने समय में जहाँ बहती थी नदी, या जिसने पहले जमा कर दिया, यानी आज के समय में जो पानी है वो वहां पर रेगुलर नहीं पहुंच पाता, उसका नया जो पानी जो हर साल पानी है बाढ़ का नहीं पहुंच पाता, तो उस क्षेत्र को कहेंगे पुराना जलोढ़ का मैदान। तो मैं ये कह देता हूँ, जैसे हमारा जो एरिया आता है हिसार के आसपास का क्षेत्र है वो पुराना जलोढ़ का मैदान है। और नया जलोढ़ का मैदान है जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, या यमुना जिस क्षेत्र में से बहती है, जैसे यमुनानगर के आसपास के जो क्षेत्र है, ठीक है, गंगा के जो कैचमेंट एरिया है उसके जो आसपास के क्षेत्र है, जहाँ उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र है, उनको क्या बोलेंगे नया जलोढ़ का मैदान, जहाँ पर नदियों के द्वारा लाया गया बाढ़ का पानी है हर साल है वो पहुंचता है, ठीक है, उसको बोलेंगे बांगर। तो ये चीज है वो आप याद रखेंगे। और इसके अलावा जब नदियां, उसमें आगे लिखा हुआ है पॉइंट कि जब नदियां प्रौढ़ अवस्था में पहुंचती है, प्रौढ़ अवस्था में पहुंचती है, प्रौढ़ अवस्था यानी युवावस्था कब होगी, युवावस्था होगी जब यहाँ से लेकर जब यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था कहलाएगी ये वाली। और डेल्टा में यानी समुद्र में गिरने से पहले उसको क्या बोलेंगे, प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। तो प्रौढ़ अवस्था में जब नदी पहुंचेगी तो वो अलग अलग प्रौढ़ अवस्था में नदियां क्या करेंगी, विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है इस मैदान में। उत्तरी भारत का मैदान है, इसमें विभिन्न जो स्थल रूप है उनका निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें
बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहले जैसे नदी विसर्प है, नदी विसर्प। नदी विसर्प क्या होता है, क्योंकि समतल मैदान है, जैसे ये समतल मैदान है, नदी अगर पहाड़ों से चलेगी तो वो तो या तो पहाड़ों के अनुरूप है, ढलान के अनुरूप है, वो चलेगी, अपना रास्ता वो बनाएगी। पर जब प्लेन एरिया में पहुंचती है तो वो क्या होता है, उसका पानी की जो स्पीड है वो तेज नहीं हो पाती ढाल के अनुसार, तो वो क्या करती है, नदी विसर्प, यानी वो टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है ऐसे, ठीक है। नदी है वो टेढ़ी मेढ़ी होकर के इस तरह से चलती है, उसका पानी जब ऐसे जाता है तो उसको बोलते हैं नदी विसर्प, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, नदी विसर्प। तो वो नदी विसर्प का निर्माण करती है। इसके अलावा बालूरोधिका, बालूरोधिका, बालूरोधिका निर्माण करती है। फिर है गुफंती, गुम्फित, सॉरी गुम्फित नदी का, गुम्फित नदी अगर को बोलेंगे, मान लो एक ये नदी है, उसकी सहायक नदी है बहुत सारी, ठीक है, जैसे ये इसकी सहायक होगी, ये इसकी सहायक है, इसकी ये सहायक है। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, यानी नदी और उसकी जो सहायक नदियों का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, गुम्फित नदियां। यानी गुम्फित नदियां ये स्थलाकृति प्रौढ़ अवस्था में बनाती है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है उसमें, गोखुर झीलें हैं, गोखुर झीलें हैं वो नदी विसर्प के द्वारा ही बनती है, ठीक है। मैं चौथा लिख देता हूँ यहाँ, गोखुर झीलें, गोखुर झील या झीलें। गोखुर झील कब बनती है, जब नदी इस तरह से बहती है। तो आपको पता होगा जब नदी बहेगी तो वो क्या करती है, अप्रदन करती है, कटाव करती है। तो जब वो जाएगी तो यहाँ उसका पानी टकराएगा, ठीक है, जब यहाँ जाएगी तो यहाँ भी टकराएगा, और यहाँ जब मुड़ के आएगी तो यहाँ टकराएगा। तो उसकी वेलोसिटी होती है, मतलब कटाव की यहाँ ज्यादा होती है और यहाँ ज्यादा होती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा रेगुलर, जब वो कटाव करती रहेगी तो ये यहाँ है, फिर यहाँ, फिर ये इस तरह से क्या कटाव, नदी का जो भाव है वो इस तरह से होता रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, ये इस तरह से कटाव करती रहेगी, फिर आगे और आएगी, कटाव करती रहेगी, और ये यहाँ कटाव करती रहेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये क्षेत्र है जो पानी का वो बढ़ा रहता है, और नदी एक टाइम में क्या है, सीधी बहने लगती है यहाँ से, इसका जो पानी है वो क्या सीधा बहने लगता है, और यहाँ पर बच जाती है पानी की ये झील। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील क्या है, नदी के द्वारा जो कटाव के कारण निर्मित होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना होती क्या, जब हम आगे जो चैप्टर करेंगे तब उसमें डिस्कस होगा, उसकी डेफिनेशन रहेगी। आप इतना याद रखिए, एक बार गोखुर झील होती है, इसका निर्माण करती है। उसके बाद नदी है बालूरोधिका की उपस्थिति उसमें होती है नदी घाटियों में, जब नदी घाटी से वो बहकर जब जाती है। इसके अलावा जब नदियां अपना रास्ता बदलती रहती है या उसकी जो सहायक नदियां आगे बढ़ती रहती है तो उसको बोलते हैं गुम्फित नदियां, ठीक है। इसके अलावा जब नदी और आगे बढ़ती है, मैदान है, मैदान को क्रॉस करती है, उसके बाद वो पहुंचती है समुद्र तट के पास। नदियां दो तरह से होती है, एक तो नदियां वो जो समुद्र में अपना पानी गिराती है, ठीक है, और दूसरी वो नदियां होती है जिनका पानी है समुद्र में, झील में कहीं नहीं पहुंच पाता, वो रास्ते में लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो जिन नदियों का पानी है समुद्र तक पहुंचता है, खाड़ियों तक पहुंचता है, जैसे भारत की जो गंगा नदी है उसका पानी है वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है, और जो सिंधु नदी है उसका पानी है वो अरब सागर है वहां पहुंचता है। तो बहुत सारी जो विशाल नदियां हैं जब वो बहती हुई मैदानों में से बहती हुई जब वो समुद्र के किनारे तक पहुंचती है तो वहां समुद्र के किनारे पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा इस शेप में होता है, ठीक है, डेल्टा इसको बोलते हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको, ये मान लेते हैं हम समुद्र का तट है, ठीक है, और जब नदी यहां से आकर यहां इसमें गिरती है तो इस क्षेत्र में क्या होता है, समुद्र की जो आपको पता होगा जो हाइट है वो क्या होता है 0 मीटर होता है, समुद्र का जो यानी सी लेवल होता है उसकी जो हाइट होती है वो 0 मीटर होती है। तो नदी है उसकी जो पानी है उसकी स्पीड क्या हो जाती है या उसका जो ढलान है बिल्कुल 0 के लगभग हो जाता है। तो पानी क्या होता है यहाँ अलग अलग धाराओं में क्या बढ़कर है वो समुद्र के अंदर मिलता है, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है समुद्र का पानी और वो अलग अलग भागों में मिलता है। इस तरह से क्या पानी है वो इस तरह से जाता है उसका समुद्र के अंदर, नदी का पानी है वो बिखर बिखर के जाता है और इस तरह से जब जाएगा तो इसको क्या कहेंगे डेल्टा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं डेल्टा। डेल्टा कब बनता है जब नदी बहती हुई समुद्र के स्तर तक पहुंचती है तो उसके अंदर जो अवसाद है या जो पानी है उसकी
साधन बहाने की कैपेसिटी है वो क्या कम हो जाती है, तो इस कारण वो क्या कई धाराओं में बढ़ जाती है और उन धाराओं का आकार है वो डेल्टा के जैसा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आगे थोड़ा और इसमें कि भारत का जो सबसे बड़ा जो विशाल डेल्टा है विश्व का, भारत का यानी विश्व का जो सबसे विशाल डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर पाया जाता है। मुहाना किसको बोलेंगे, इसको मुहाना बोलेंगे। ठीक है, जब समुद्र, ये तो है समुद्र और ये है स्थल भाग, जब स्थल और समुद्र के बीच का ये वाला भाग है ये कहलाएगा मुहाना। ठीक है, और इसी क्षेत्र में क्या डेल्टा बनता है। और डेल्टा है उसकी जो हाइट अलग अलग होती है, तो उसमें बुक में लिखा हुआ है जैसे 50 से 100 मीटर वो हो सकती है और कई जगह वो कम भी हो सकती है और कई जगह वो ज्यादा भी हो सकती है। डेल्टा के पास जो जमीन है उसकी ऊंचाई है वो कम या ज्यादा है वो हो सकती है 50 से 100 मीटर के अलावा। इसके अलावा एक डेफिनेशन वहां लिखी हुई है जल विभाजक की, कि भारत के डेल्टाओं को अलग अलग कौन करता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर ये आ गया होगा कि प्रौढ़ अवस्था में नदियां किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या बनाती है, वो भी समझ में आ गया। डेल्टा क्या होता है वो भी आ गया। नदी है वो यहाँ से चली और समुद्र में गिर गई। ठीक है, और उसने क्या बनाया, मैदान बना दिया। मैदान किससे बना, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के निक्षेप के कारण। इस निक्षेप जहां निक्षेप होता है तो वहां पर ये 4 तरह की शिलाकृतियां वो बनती है। इसके अलावा कौन कौन सी बनती है मैंने बता दिया आपको। नदी में सिर्फ गोपुर झील, बालूरोधिका, ठीक है, गुम्फित नदियां ये बनती है और फिर एक लास्ट में बनता है डेल्टा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और रहेगी उसमें है जल विभाजक। जल विभाजक किसको कहेंगे, जैसे आपने देखा होगा मैथ में भी कभी ऑब्जर्व किया होगा या जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब भी उसमें जल विभाजक आएगा कि तब और डिटेल से बताएंगे आपको। तो जल विभाजक क्या, जैसे यमुना का पानी है वो किस तरफ जाता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है, और जैसे सतलुज का पानी है वो किस तरफ जाता है, वो जाता है अरब सागर की ओर। तो यानी वो जैसे कोई तो लाइन होगी, हम दो नदियों को या हम यही कह देते हैं कि यहाँ से मान लीजिए 2 नदियों का बहाव है वो निश्चित होता है, तो इस लाइन को यानी यहाँ किस क्या बोलेंगे, इसको जल विभाजक बोलेंगे, इसको जल विभाजक। तो जल विभाजक कहाँ पाया जाता है, वो है भारत के हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर। ठीक है, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर है वहां पर जल विभाजक पाया जाता है किसका, गंगा यमुना, और जो बंगाल की तरफ बहते हैं उन नदियों का, और जो अरब सागर की तरफ अपना पानी गिराती है उन नदियों का जल विभाजक वो पंजाब और दिल्ली और जो हरियाणा बॉर्डर है वहां पर पाया जाता है। किस नदी तंत्र का, जो गंगा नदी तंत्र है, जो गंगा यमुना है, घाघरा, गंडक, कोसी उनका, और जो सिंधु की तरफ जाती है सतलुज है, रावी, ब्यास, झेलम, उन नदियों का जो जल विभाजक है वहां पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम के पास है, मैदान है उसको बनाती है, जिसकी लंबाई मैंने बताई दी आपको। ठीक है, 3200 किलोमीटर लंबाई है, लंबाई हो जाएगी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, लंबाई करीबन है वो 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर लंबाई है जो कहाँ से, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। ब्रह्मपुत्र में क्या होता है, जैसे आपने बांग्लादेश का मैंने देखा होगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, यहाँ ऐसे बहती हुई है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है मेघालय के पास से। ठीक है, यहाँ एंगल बनाती है, और गंगा नदी है यहाँ से इस तरह से बांग्लादेश में एंट्री करती है, जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए, आगे हम डिस्कस करते हैं। और इतना समझ में आ गया होगा, भारत का उत्तरी मैदान है वो हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। सी पॉइंट है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसका विस्तार है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा क्या लगता है, ठीक है, दक्षिण भारत का, जैसे गुजरात का जो क्षेत्र है, सॉरी मैं साउथ के स्टेट को नॉर्थ ईस्ट के बना देता हूँ। तो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका जो विस्तार है मुख्य रूप से जो अरावली क्षेत्र है, ठीक है, अरावली है जो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, मालवा पठार जिसको बोलते हैं, मालवा पठार उसका बॉर्डर बनाता है। ठीक है,
मालवा पठार से लेकर, इसमें यहाँ गिर का जो पठार है वो भी इसमें शामिल है। गिर का जो पठार है वहां से लेकर यहाँ फिर जो राजमहल की पहाड़ी है, छोटा नागपुर का पठार है वहां, और दक्षिण में जो अन्नामलाई और जो कार्डेमन की जो पहाड़ी है, लहरसी की जो पहाड़ी है, वहां तक इसका पठार पूरा प्रायद्वीपीय पठार है वो कहलाता है। यानी ये वाला पूरा जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो इसकी जो सबसे पहले इसकी जो ऊंचाई है वो करीबन 600 से 900 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है वो पाई जाती है। 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। और इसका विस्तार है वो दिल्ली कटक से लेकर, यानी अरावली का जो दिल्ली कटक है वहां से लेकर इसकी जो साउथ में मैंने बता दिया आपको जो कार्डेमन की जो पहाड़ी है वहां तक, और इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में जो विंध्याचल है, गिर है, वहां से लेकर है राजमहल की पहाड़ी है। इसके अलावा इसके अंदर जो गारो खासी जयंतिया और जो कार्बी एलोंग है वहां तक भी, या जो मेघालय का पठार है वहां तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है, भारत के मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है, अगर हम बात करें इस पठार की जो ऊंचाई है, वैसे तो मैंने बता दिया आपको 600 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और इसका जो ढलान है, अगर हम ढलान की बात करें तो ढलान इसका इस तरफ है वो ज्यादा ढलान है, और इस तरफ क्या है कम है। इस तरफ क्या है ढलान इसका ज्यादा है, तो मैं कह देता हूँ इसका ढलान है वो इस तरफ ज्यादा है। ठीक है, यहाँ इसका ढलान है। इसी कारण अगर आपने देखा होगा, मैप को कभी ऑब्जर्व किया होगा, या हम नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे नदियों का, तो उसमें इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी भी नदियां निकलती है, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो नदियां पश्चिमी घाट के, यानी इस तरफ यहाँ से बहकर क्या है, जो जैसे गोदावरी यहाँ से बहकर, कृष्णा यहाँ से बहकर क्या है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, वो अपना पानी वो गिराती है। पर दो नदियां जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी है वो पानी है वो किस में गिराती है, अरब सागर में गिराती है, वो रिफ्ट घाटियां के अंदर से क्या बहती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, विस्तार बता दिया मैंने आपको, ढलान बता दिया, ऊंचाई बता दी है उस, और इसके अंदर जो स्थलाकृतियां बता रहा था तो मुख्य रूप से भ्रंश की जहाँ घाटियां हैं वो पाई जाती है, टार पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, टार किसको बोलेंगे, जैसे आपने इस तरह की जो अलग अलग जैसे स्थलाकृतियां होती हैं जो पत्थर से जमे हुए होते हैं, आपने कभी देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, नहीं होंगे तो क्लास में जब होंगे इमेज दिखेगी तब बताऊंगा आपको। इस तरह से बने होते हैं, कईयों में जैसे दरारे टाइप में इस तरह से तार बने होते हैं। भ्रंश किसको बोलते हैं, भ्रंश 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए, भ्रंश किसको बोलेंगे, भ्रंश यानी 2 भाग हो उनसे एक ऊपर उठा हुआ भाग, उसको भ्रंश बोलेंगे। मैं कह देता हूँ ये जैसे पार्ट है, इसमें ये भाग ऊपर उठ गया, ये क्या कहलाएगा, भ्रंश कहलाएगा। या दूसरा क्या कह सकते हैं, जैसे सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और जो ताप्ती नदी है उनके बीच में है। यहाँ नर्मदा बहती है, यहाँ ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, इनके बीच में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है वो पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वत, ये पर्वत क्या है, भ्रंश पर्वत है कहलाता है। ठीक है, भ्रंश पर्वत, क्योंकि नर्मदा की और जो ताप्ती नदी है इसकी घाटियां हैं वो नीची है, यानी वो नीचे है बिल्कुल, और इसके बीच में उठा हुआ भाग क्या है, क्या कहलाता है, वो सतपुड़ा पर्वत। यानी 2 नदियां वो नीचे हैं और बीच का जो भाग है वो ऊपर उठा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, सतपुड़ा पर्वत या भ्रंश पर्वत। इसके अलावा ये पर्वत स्कंध है, यहाँ पर बहुत सारी जो नगन चट्टानें हैं वो पाई जाती है, नगन संरचना है वो पाई जाती है। ठीक है, यहाँ इसकी विशेषता है, एक हमोक लिखा हुआ है या हमोकी, जिसको टेकरी लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज बीतियां, डाइक्स पाई जाती हैं, और ब्लॉक माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, भ्रंश घाटियां पाई जाती है। और इसके अलावा एक और है इसमें मिट्टी, जो मैंने लास्ट पढ़ाया था कि आपको मिट्टी है मोस्टली, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि दक्कन का जो पठार है या जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां पर काली मिट्टी है अधिकतर है वो पाई जाती है, काली मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी है और इसमें कपास की खेती है वो अधिकतर की जाती है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें जितने भी पर्वत हैं वो पाए जाते हैं, वो क्या है, या तो वो निमज्जन है या वो भ्रंश है। पर्वत है, जितने भी पर्वत पाए जाते हैं वो क्या है, जिसमें या तो वो ऊपर उठे हुए, बीच का भाग वो नीचे है और बाकी का भाग ऊपर उठा हुआ है, निमज्जन। ठीक है, या वो भ्रंश है या वो विभंग
पर्वत है वो पाई जाती है। इसमें कई सारे उत्थान है वो पाए जाते हैं। जो मैंने अभी आपको सतपुड़ा का बताया है वो एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो नदियां हैं वो बहुत सारे खड्ड हैं, खड्ड जिसको कह सकते हैं आप, जो उत्तरी पश्चिमी भाग आपने चंबल के बारे में सुना होगा ना, उस तरह से क्या बहुत सारे इसमें खड्ड पाए जाते हैं, जिसमें चंबल खड्ड है और एक भ्रंश रहेगा, सॉरी भीमा भ्रंश है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, चंबल खड्ड है और एक मसान लिखा हुआ उसमें में भी जो खड्ड का नाम है, और फिर है इसमें जीवाश्म है वो भी पाए जाते हैं कई जगह पे। ठीक है, चंबल का याद रखिएगा अपना, जब उत्तरी पूर्वी भाग है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं। बाकी इसके जो पार्ट हैं, जो दक्कन का पठार है, पूर्वी पठार है, ठीक है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जो पश्चिमी घाट है उसके बारे में भी, जो इसके 3 मेन पार्ट है वो पाए जाते हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भाग और उत्तरी पूर्वी जो पठार है उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, और मिलते हैं बाद में। बाय, अपना ख्याल रखिए।